नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी आखिरी खत मेरे यानी अभिमन्यु कुशवाहा के साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। 1969 गुजरात का एक छोटा सा कस्बा। मनोज बेटा, मुझे आज कुछ जरूरी काम है, अगर तुम मेरा एक काम कर सको तो, अग्रवाल साहब ने अपने बेटे से कहा। जी बाबूजी, जरूर, पहले आप काम तो बताइए, मनोज बोला। वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि गांव की जमीन का कुछ भाग जागीरदार ने हथिया लिया है, तो उस सिलसिले में मैंने एक वकील से बात की थी। उन्होंने आज मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं जा ना सकूंगा। दफ्तर में नए अफसर आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए मुझे आज वहां रुकना होगा। बेहतर होगा जो तुम ये बात वकील साहब से जाकर बताओ, अग्रवाल साहब बोले। जी बाबूजी, मैं वहां चला जाऊंगा, आप मुझे बस उनका पता ठिकाना दे दीजिए, मनोज ने कहा। हाँ, ये रहा पता, इस कागज पर लिखा है। वैसे भी वो जाने माने वकील हैं, तुम्हें उनका घर आसानी से मिल जाएगा, अग्रवाल साहब बोले। जी बाबूजी, आप बेफिक्र होकर दफ्तर जाइए, आपका काम हो जाएगा, मनोज बोला। ठीक है बेटा। और इतना कहकर अग्रवाल साहब दफ्तर के लिए रवाना हो गए। इधर मनोज भी निकल पड़ा वकील साहब के घर की ओर। पता ठिकाना खोजते खोजते मनोज उनके मोहल्ले तक आ पहुंचा। वो कागज को लेकर उनका घर खोज ही रहा था कि सड़क पर पड़े केले के छिलके पर उसने ध्यान न दिया और फिसलकर मुंह के बल जा गिरा। उसके गिरते ही सड़क के किनारे पर खड़ी दो लड़कियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। उनका हंसना देखकर मनोज को बहुत गुस्सा आया और उनके पास जाकर बोला, क्यों जी, किसी मजबूर इंसान को सड़क पर गिरा देखकर बहुत दांत निकल रहे हैं आप लोगों के। जनाब, दांत हमारे हैं और हम चाहे तो अपनी बत्तीसी निकाल कर रख दें, इससे आपको क्या। और फिर आपको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें तोहफे में बख्शी हैं, तो इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, मनोज बोला। मोहतरमा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा बोल रही हैं, फिर से बड़ी वाली लड़की बोली। फिर वही बात, मेरा मुंह मेरी बात, मेरा मोहल्ला, मैं कुछ भी कहूं इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मनोज बोला। गुस्ताखी माफ हो मोहतरमा, ये मोहल्ला आपके अब्बू हुजूर का नहीं है, फिर से बड़ी वाली लड़की बोली। ये मोहल्ला आपके भी अब्बा हुजूर का नहीं है, मनोज बोला। मोहतरमा, बाप तक मत जाइए, नहीं तो आपकी खैर नहीं, वो बड़ी लड़की बोली। पहले तो आप ही पहुंचे थे ना मेरे अब्बा हुजूर तक, मनोज बोला। लड़की होकर आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, वो बड़ी लड़की फिर से बोली। हाँ हाँ, आप तो जैसे शरीफों के खानदान के चश्मों चिराग हैं। शक्ल तो देखो हुजूर की, शराफत तो जैसे चेहरे से टपक रही है। निहायती बदतमीज किस्म के इंसान हैं, तभी उनमें से छोटी लड़की बोली। रहने दो ना आपा, झगड़ा बढ़ाने से क्या फायदा, बड़ी लड़की बोली। हाँ, तू सही कहती है नूर, ये इंसान बात करने के लायक ही नहीं है, मनोज बोला। हाँ नूर, तुम कितनी समझदार हो, सीखो, अरे सीखो कुछ अपनी छोटी बहन से। सीखने की जरूरत आपको है, मुझे नहीं समझे जनाब। और इतना कहते ही बड़ी बहन ने नूर का हाथ थामा और जाने लगी। तभी मनोज ने टोकते हुए कहा, जरा अपना नाम तो बताते जाइए। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया नाम है हमारा, और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। मनोज भी अपने काम में लग गया। कुछ देर में वो वकील साहब के दरवाजे के सामने था। उसने दरवाजा खटखटाया। तभी एक लड़की ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही मनोज सदमा खा गया, लेकिन फिर संभलते हुए बोला, अच्छा तो विक्टोरिया जी, आप इंग्लैंड से कब पधारी? हमें खबर रख दी होती तो आपके स्वागत में बहुत बड़ा जश्न रखते। कितने बदतमीज हैं आप, मुंह उठाकर घर तक चले आए। शर्म हवा बेच खाई है क्या आपने, उस लड़की ने कहा। तभी भीतर से आवाज आई, कौन है सफीना, तुम किससे बहस कर रही हो? जी मैं हूं, अग्रवाल साहब ने भेजा है, मनोज ने चिल्लाकर कहा। अच्छा अच्छा, बाहर क्यों खड़े हो, भीतर आओ, भीतर से मुर्तजा अंसारी जी ने आते हुए कहा। मनोज ने उस शख्स से पूछा, जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही वकील साहब हैं? जी मैं ही वकील मुर्तजा अंसारी हूं। कहिए कैसे आना हुआ, वकील साहब ने पूछा। जी बाबूजी को आज कुछ खास काम निकल आया है, वो आज ना आ पाएंगे, यही खबर देनी थी। और आप मुझे ये बताइए कि अब वो किस दिन आ सकते हैं, मनोज ने पूछा। ऐसा करो, उनसे कहना कि रविवार को आ जाएं, मैं इंतजार करूंगा।
अंसारी जी बोले। जी बहुत बढ़िया, अब मैं चलता हूँ, मनोज बोला। अरे कहाँ चले, चाय पीकर तो जाते, अंसारी जी बोले। जी शुक्रिया, क्या फिर कभी, और इतना कहकर मनोज उनके घर से चला गया। तो ये थी सफीना और मनोज की पहली मुलाकात। और जब तक अग्रवाल साहब की जमीन का केस रफा दफा न हो गया तो मनोज और अग्रवाल साहब का अंसारी साहब के घर आना जाना लगा रहा। इसी बीच सफीना और मनोज का प्यार भी परवान चढ़ने लगा। दोनों ने एक दूसरे को दिल से अपना मान लिया। दोनों ने ही साथ जीने और मरने की कस्में खाई। उनकी मोहब्बत इतनी गहरी हो गई थी कि वो दोनों अब एक दूसरे के बिना रहने का सोच भी नहीं सकते थे। और इनके इस रिश्ते से दोनों परिवारों को भी कोई ऐतराज न था। अंसारी साहब की बेगम शाहिबा अपनी छोटी बेटी नूर को जन्म देते वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। दोनों बेटियों को अंसारी साहब ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। और इधर शुभेंद्र अग्रवाल साहब की भी धर्मपत्नी लंबी बीमारी के चलते भगवान को प्यारी हो गई थी। उन्होंने भी अपने इकलौते बेटे को खुद संभाला था। अब अंसारी साहब चाहते थे कि मनोज और सफीना की सगाई कर दी जाए, फिर बाद में मुनासिब वक्त देखकर दोनों की शादी भी कर देंगे। अग्रवाल साहब भी यही चाहते थे और दोनों की सगाई भी हो गई। लेकिन वक्त के आगे भला किसकी चल पाती है। होली को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी गुजरात में दंगे भड़क गए और इस कदर भड़के कि हिंदू मुसलमान दोनों ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। हर तरफ बस खौफ ही खौफ, दहशत ही दहशत थी। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। आपसी दोस्ती और भाईचारे को दागदार किया जा रहा। हर जगह मातम ही मातम। बहुत ही मनहूस घड़ी थी वो। कोई भी सुरक्षित नहीं था उस समय। ना सलमा, न गीता। कुरान और गीता में लिखे संदेशों को लोग भूल चले थे। बस छुरे और तलवार पर खून ही खून नजर आ रहा था। अबलाएं डरी थीं। घूंघट में छुपी हर दुल्हन सोच रही थी कि उसकी चूड़ियां सुरक्षित रहें। हर बहन और माँ का आंचल दुहाई दे रहा था। लोगों के खिड़की दरवाजे नहीं खुल रहे थे। रात को तो सन्नाटा था ही, लेकिन दिन में भी वही हाल था। बस अगर शोर सुनाई देता तो वो दंगाइयों का था। लग ही नहीं रहा था कि ये वही देश है जिसकी आजादी के लिए लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। उन सब ने अपना खून ये सोचकर तो नहीं बहाया होगा कि आगे चलकर देश का ये अंजाम होगा। इतनी बार देश पर मुसीबत आने पर भी सबने एक साथ मिलकर उसका समाधान किया। पर जो हालात अब से उन्हें देखकर लगता था कि दंगाइयों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी हैं। अल्लाह और ईश्वर के बनाए हुए इंसान का खुद इंसान ही मजहब के नाम पर मजाक उड़ा रहा था। ऐसे वतन की तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसी बीच अंसारी साहब ने फैसला किया कि वो इस जगह को छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे अपनी आपा के पास। और उन्होंने इस बात की किसी को भी इत्तला नहीं दी। सफीना ने खत लिखकर यह बात मनोज तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई। उसने वो खत नूर को देते हुए कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम वादा करो कि ये खत मनोज तक जरूर पहुंचाओगी। नूर ने रोते हुए सफीना से वादा किया। इसी बीच उसी रात को ही दंगाइयों ने अंसारी साहब के घर पर हमला कर दिया। दो लोग तलवार लेकर उनके घर घुसे। वो जैसे ही अंसारी साहब को तलवार घोंपने वाले थे तो उनके सामने सफीना आ गई। उधर से नूर ने मिर्ची का पाउडर दोनों दंगाइयों की आंखों में डाला। सफीना ने दोनों की आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था अंसारी साहब के पास। उनको नूर की इज्जत और जान की हिफाजत करनी थी। और जो पोटली उन्होंने पहले से बांध रखी थी वो लेकर बाप बेटी रातों रात भाग निकले। उधर मनोज के पिता को भी नहीं बख्शा गया। उसे भी अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। जब दंगे खत्म हुए तो लोगों ने अपनों की तलाश शुरू की, लेकिन मनोज को अपनी सफीना कहीं न मिली। उसने हर जगह खोजा लेकिन कामयाबी हासिल न हुई। अब वो बिल्कुल हताश हो चुका था। इसी तरह महीनों बीत गए। थक हार कर उसके मामा ने उसका ब्याह करा दिया। धीरे धीरे मनोज अपनी पुरानी यादों से उभरने लगा, लेकिन सफीना को तो वो अभी तक नहीं भूल पाया था। धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी और बाल बच्चों में रम गया। अब मनोज 50 के पार हो चुका था और उसे किसी काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। उसने अपना काम निपटाया और कनॉट प्लेस घूमने आ गया। उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने उससे एक अच्छी सी साड़ी की फरमाइश की थी, इसलिए वो साड़ी लेने एक दुकान पर पहुंच गया। उसने साड़ी पसंद की और दुकान की मालकिन के पास पेमेंट देने पहुंचा। तभी दुकान की मालकिन ने मनोज को ध्यान से देखा और बोली, मनोज भाईजान, आप यहाँ इतने सालों बाद?
वो कोई और नहीं नूर थी। नूर को देखकर मनोज को बहुत खुशी हुई और फिर जिससे हम प्यार करते हैं उससे जुड़ी हर चीज को हमें प्यारी लगने लगती है। मनोज ने फौरन सफीना के बारे में पूछा। नूर ने सारी आप बीती कह सुनाई और बोली, फिर हम दिल्ली आ गए और अब्बा हुजूर ने ये दुकान खोल ली। उनके जाने के बाद ये दुकान मैं संभालती हूँ। तो क्या अब सफीना को मैं कभी भी न देख पाऊंगा? मनोज बोला। मुझे बहुत अफसोस है भाईजान, लेकिन मैं उनका लिखा आखिरी खत आपको दे देती हूँ। मैंने उनसे वादा किया था कि ये खत मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, जिसे ये सोचकर मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ कि ना जाने कब आपसे मुलाकात हो जाए। फिर नूर ने एक पुराना सा कागज अपने बटुए से निकालकर मनोज को दिया। सफीना के लिखे उस आखिरी खत को पढ़कर मनोज की आंखें भर आईं। उसने नूर का शुक्रिया अदा किया और चला गया।